The Aam Aadmi Party has set its eyes on Gujarat, where it intends to be a player in the assembly elections. More so after it managed to win 27 of 120 seats in the civic elections in Gujarat, with the Congress drawing a blank in what was once its stronghold. It is not without reason that the party has retained leader Gopal Italia as the president, as he is from Surat and belongs to the influential Patidar community. Although its leaders deny it, there is no doubt that currently AAP is expanding at the cost of the Congress in Gujarat, and the Congress is surrendering ground. AAP leaders claim that the party is in good shape now in Gujarat, might not have seats but has support, and that there is no rule that says that new contenders cannot emerge. There was just the BJP and the Congress before, now we are in the picture too, the party leaders say, and Gujarat will see a triangular contest. They strongly refute criticism from the Congress camp that insists that AAP is functioning at the behest of the BJP. We are here to contest the elections in our own right, not as anyone's proxy, they point out. The success in Punjab has enthused the fledgling party in Gujarat, and preparations for the assembly elections have started in earnest. AAP has reposed faith in 32-year-old Gopal Italia to lead it into the polls. Welcome to Off Limits, folks. Our guest this time is Gopal Italia, who is the chief of the Aam Aadmi Party in Gujarat. He was a police constable, then he became a government clerk in Ahmedabad, and then he came into politics and was the vice president of AAP in 2020. That's quite an amazing journey, Mr. Italia. And I think the first question is, how did you survive the recent purge in AAP in Gujarat? You're the only one who's left, right? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि काफी सारे लोग आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, so it is not like that only I was remain in आम आदमी पार्टी. नहीं, ऑफिस बेयरर्स में तो आप ही रह गए ना बस? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे लीडर्स है, पार्टी भी काफी बड़ी हो चुकी है, एस्टेब्लिश भी हो चुकी है, तो क्योंकि मैं चीफ पोजीशन पे हूँ तो लोग ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है, अदरवाइज बहुत से लोग हैं। और आप कैसे ज्वाइन किए? क्योंकि गुजरात में कोई भी सोचे तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेचुरल चॉइस लगती है, ज्यादा लोग वहां पे जा रहे हैं, बट यंगर लीडर्स आप लोग में से कुछ जरा हट गए थे शुरू में, जिग्नेश और हार्दिक पटेल जो अब वापस चले गए, और आप तो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन किए? आप क्यों नहीं? बीजेपी में ज्वाइन करने जैसी क्या बात है? जिसको पैसा चाहिए, ठीक है, इलीगल वे से पैसा चाहिए, करप्शन करना है और बिना कुछ किए पावर में पहुंचना जो चाहते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे स्टेट की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो जिन लोगों को संघर्ष नहीं करना है, जिन लोगों को अचानक से कुछ बन जाना है, बिना कुछ किए कुछ बन जाना है, तो उन लोगों की पार्टियां है बीजेपी, कांग्रेस, जहां मर्जी चले जाए। लेकिन जिनको संघर्ष करना है, जनता के लिए लड़ना है, आवाज उठानी है और लड़ते लड़ते सीखते सीखते कहीं पहुंचना है, उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी है। तो मैंने जब मेरा वो टाइम था जब मुझे कुछ डिसाइड करना था कि मैं आगे क्या करूंगा, तब मैंने सोचा कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाऊंगा तो मेरा इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, मेरी जो स्ट्रेंथ होगी या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको एक्सपोजर कैसे मिलेगा? मुझे तो वो बनी बनाई पार्टियों में, बने बनाई सिस्टम में रहना होगा। तो मैंने सोचा कि अगर हमें कुछ नई दिशा में जाना है, लोगों के लिए कुछ नई बात लेकर के आना है, और मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मेरे पास कुछ नया विचार है, नई दिशा में आगे बढ़ने का जुनून है, तो मुझे नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पे लोग क्रिटिसिज्म में कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं और आम लोग भी कुछ कहते हैं कि आपकी कोशिश है गुजरात में टू टेक ओवर फ्रॉम द कांग्रेस, तो आपका जो स्पेस है वो आप कांग्रेस से ले रहे हैं, बल्कि बीजेपी से नहीं, ये सही है?
नहीं, ये मुझे नहीं लगता अपने आप में कोई ठीक बात है। हम तो जनता से मांग रहे हैं ना, जनता डिसाइड करेगी। तो इसमें जब जनता डिसाइड कुछ करेगी और जनता हमें कुछ सीटें देगी, चाहे वो सरकार बनाने के लिए देगी या विपक्ष में बैठने के लिए, तो वो जनता का फैसला है। इसमें ऐसा कहना कि कांग्रेस का स्पेस हम ले रहे हैं, बीजेपी का, कोई किसी ने किसी को स्पेस लिख के तो नहीं दे, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। कांग्रेस का, बीजेपी का, जनता का एग्रीमेंट तो नहीं है कि ये स्पेस भैया तुम्हारा ही रहेगा लाइफ टाइम, ऐसा तो नहीं है। जब जनता जनता सबको देख रही है, तो क्रिटिक्स जो है, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सवाल क्रिटिक्स करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन थोड़ा रिलेवेंट तरीके से क्रिटिसाइज होगा तो ठीक रहेगा। हम किसका स्पेस ले रहे हैं ये अपने आप में तो तय नहीं होता है। हमारी पार्टी किसका स्पेस लेगी, कहाँ जाएगी, क्या होगा, वो अपने आप में तय नहीं हो रहा है, वो तो जनता डिसाइड कर रही है। अब जनता को हम इस डेमोक्रेटिक ढांचे में सर्वोच्च मान रहे हैं, तब हमें ये सवाल तो मुझे नहीं लगता है कि मायने रखता है यहाँ पे। अच्छा, आपका एक देयर्स बिन यूएसपी जो है वो है डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, और स्लोली लगता है जैसे दिल्ली में भी और पंजाब में भी और अब गुजरात कि आप इज कीपिंग आउट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है हिंदू मुस्लिम सिख व्हाटएवर जो भी चीजें हो रही हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है और ना आप उसमें जाना चाह रही है। यू वांट टू लुक एट हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एटसेट्रा। ट्रू? तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये जो दंगे होते हैं, ये जो कम्युनल राइट होते हैं, हमारा तो रोल है ही नहीं इसमें। हम तो बीजेपी है जो दंगाई पार्टी है, लफंगाई करते हैं, दंगे करते हैं। कांग्रेस ने भी ये काम सालों तक किए, लोगों को लड़वाया, झगड़ा करवाया। बीजेपी भी वही काम करे। तो आपके ही शब्द है ना कि हम तो वो पार्टी नहीं है, हम तो ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वही हम बोलते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, गवर्नेंस ठीक हो। लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, आजादी के 75 साल के बाद लोगों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो हम उस एजेंडे की पार्टी है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है या दुनिया के देशों के समकक्ष ले जाना है, तो हमें डेवलपमेंट की बात करनी होगी, गवर्नेंस की करनी होगी, शिक्षा की करनी होगी। और वो हम कर रहे हैं, न सिर्फ बात कर रहे हैं। जहां पे रूलिंग पोजीशन में है वहां पे काम भी हो रहा है, दुनिया देख रही है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और ये सब हो सकता है जब कम्युनिटीज इनसिक्योर फील कर रही हो या उन पे अटैक हो, इंटिमिडेशन ज्यादा हो, और आपका एक तबका, जो भी तबका हो किसी वक्त भी, कभी दलित, कभी मुसलमान, कभी कोई, अगर स्टूडेंट्स, अदर्स, कभी उनमें लगे कि वो इनसिक्योर हैं, उनमें दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर एनी मोर एंड दे आर फियरफुल, तो उसमें फिर डेवलपमेंट का एजेंडा कैसे चलता है? देखिए, इसमें इस बात के दो पहलू हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, तो जिन लोगों से, जिन रूलिंग पार्टी से, जिन रूलिंग लोगों से इनसिक्योरिटी हो रही है, उनको बदलना चाहिए। सीधा सा रास्ता तो यही है। क्योंकि जो लोग रूलिंग में होते हैं वो डिफॉल्ट पावरफुल लोग होते हैं, डिफॉल्ट पोजीशन पे होते हैं, पावरफुल होते हैं। जब तक वो लोग रूलिंग में रहेंगे, तो उसके सामने ऐसा कौन होगा जो इनसिक्योर लोगों को सिक्योर कर पाएगा? तो लोगों के पास हर 5 साल में एक चॉइस आती है, एक अल्टरनेटिव आता है कि वो अपने आप को सिक्योर करने वाली सरकार को चुने, अपने आप को सिक्योर करने वाली, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने वाले लोगों को, पार्टियों को चुने। तो ये करना चाहिए। अगर मैं आज बोलने के लिए कुछ भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोल लूं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि किसी भी देश में सरकार में बैठे हुए लोग ताकतवर होते हैं। जब तक उनकी ताकत खत्म नहीं होती है, तब तक उनके द्वारा फैलाए गए झूठ, उनके द्वारा फैलाई गई नफरत, उनके द्वारा फैलाई गई हर चीज जो है वो कैसे खत्म होगी? तो सीधा सा तरीका है कि ये करने वाले लोगों को पावर से हटाया जाए, पहली चीज है। दूसरा, आपका मानना है कि डेवलपमेंट की बात कब होगी, कैसे होगी? जब कोई तबका इनसिक्योर फील कर रहा है, इंटिमिडेट फील कर रहा है। तो मेरा यही मानना है ना कि आज तक तो देश में यही होता आया कि एक जो पार्टी है वो भी इंटिमिडेट कर रही है, दूसरी पार्टी भी इंटिमिडेट कर रही है। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या बचा? हम यही तो चाहते हैं कि देखो, दंगे का ऑप्शन दंगा नहीं होता है, कम्युनल राइट का ऑप्शन कम्युनल राइट नहीं होता है, इंटिमिडेशन का
ऑप्शन वो नहीं होता ना। तो हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के, उनके एजेंडे के और उनके आज तक के कारनामे के सामने एक अच्छा एजेंडा, अच्छा विचार, अच्छी सोच लेके आए हैं। तो हमें पूरा भरोसा है, दिल्ली में हो चुका है, पंजाब में हो चुका है, और धीरे धीरे से पूरे देश में ये एजेंडा चलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है। हाउ विल पीपल नो कि आप इसलिए खड़े हैं? क्योंकि जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, छोटा सा भी नहीं, काफी बड़ा। जब दिल्ली में बुलडोजर्स चल रहे थे, तो इट वाज somebody, a woman like Brinda Karat, जो जा करके उन्होंने रोका, एंड शी tried to stop it, बट आपके कोई लीडर्स नहीं दिखे वहां पे। तो ये एक तरफ तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की बात है जो आप कह रहे हैं, दूसरा ये भी होता है कि इन बिटवीन गवर्नमेंट फॉर्मेशन और इलेक्शंस के बीच में आप लोग को लोगों के आंसू शायद पोंछने पड़े, किसी का हाथ पकड़ना चाहिए, कंपैशन, सपोर्ट, ये सब भी तो जरूरी होता है। नहीं तो किया ना। मुझे लगा आपको दिखा नहीं होगा। दिल्ली में और पूरे देश में जो ये बुलडोजर की राजनीति चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सारे दिल्ली के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी बीजेपी की ये गुंडई सामने आई तो वहां डटकर सामना किया। सारे वीडियोज है, प्रेस नोट्स है, प्रेस कटिंग्स है, सारी चीजें सामने है। पार्टी ने तो खुल के बोला कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी वसूली कर रही है, बुलडोजर की आड़ में लोगों से वसूली कर रही है। पार्टी ने ये भी बोला कि कितने काफी मतलब समझिए 2 दशकों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। अगर एनक्रोचमेंट हुआ है तो किसकी सरकार में हुआ, किसने पैसा लेके एनक्रोचमेंट करवाया, और आज क्यों तोड़ा जा रहा है? तो सारी चीजें अपने आप में साफ है। अगर किसी को सवाल उठाना है तो वो उनका राइट है, इसमें पार्टी क्या करे। अच्छा, अब ये गुजरात के इलेक्शंस अबाउट टू कम, आप यू सेड आल्सो इंटरव्यूज में कि आप हार्दिक पटेल के साथ आपकी काफी दोस्ती, उठना बैठना था, तो व्हाई इज हार्दिक पटेल, व्हाई डिडंट यू गेट हिम टू जॉइन? आप वो, आई नो ही इज एन इंडिविजुअल अडल्ट, आपका आंसर भी यही होगा कि इट्स हिज चॉइस कहाँ जाए, बट व्हाई इज इट दैट आप डजंट बिकम अ फर्स्ट चॉइस फॉर यंगर पीपल? जिग्नेश मेवानी चले गए कांग्रेस में और हार्दिक पटेल वापस चले गए बीजेपी में, अब आप आ गए आप में, सो वी कैन से दैट आल्सो। देखिए, ये जो सवाल है वो आपका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था उससे रिलेट करता है। हमने पहले ही कहा कि ये संघर्ष की पार्टी है। यहाँ पे बना बनाया हुआ कुछ नहीं है, ना स्टेज है, ना माइक है, ना लोग है, ना भीड़ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जो सारी चीजें एक राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है वो सब बनाना है। तो जिनको लगता है कि मुझे बनाने के लिए अपना योगदान देना है वो आम आदमी पार्टी में आ रहा है। जिनको लग रहा है कि नहीं भैया मैं इतना संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो सारा चीज रेडीमेड चाहिए, तो उनके लिए बीजेपी कांग्रेस है। तो ये तो अपने आप में स्वयं स्पष्ट चीजें हैं कि किसको कहाँ जाना है। ये संघर्ष की पार्टी है। यहाँ पे हो सकता है कुर्सी भी घर से लेके जानी पड़े आपको प्रोग्राम में, अगर कुर्सी पे बैठना है तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या करें, हम तो आम लोग हैं, सीधे साधे परिवार से, ऑर्डिनरी फैमिली से आते, रूरल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, कुछ जुनून लेकर के निकले हुए लोग हैं। हमारे पास और तो क्या ताकत है? एक ही ताकत है कि जुनून है, संघर्ष करने की भावना है, ईमानदारी है, यही हमारी ताकत है। और बड़ी बड़ी पैसे वालों, सत्ता वाले लोगों से हम लड़ रहे, तो चाहे किसी भी लीडर की बात हो, जिनको ये लगता है कि उनका जो बड़ा प्रेशस टाइम है, पॉलिटिकल टाइम, वो संघर्ष में देना है, उनका स्वागत है। नहीं देना है तो सबको ईश्वर खुश रखे। So आप, you yourself are just 32 years, ना? तो obviously one of your targets आपका रहेगा young people in Gujarat. But what is आपका क्या USP है इस election के लिए? आप क्या platform build कर रहे हैं? How are you looking at the elections in Gujarat? That is already been discussed in Gujarat national level. We हम जो है वो हम अपने आप में यूनिक लोग हैं। जैसे यहाँ पे बहुत संख्या में यूथ लीडरशिप है, फ्रेश लीडरशिप है, जिसके पास फ्रेश आइडियाज है, ब्रॉड आइडिया है, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को समझने की हैसियत रखने वाले लोग हैं। दूसरी चीज है कि सारे
ईमानदार लोग, भले भले अच्छे लोग हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, पावर में आकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश, दिल में आए तो अच्छा करने की कोशिश करी। पंजाब में वो कोशिश चालू हो चुकी है, तो गुजरात हो चाहे देश हो, हमारी यूएसपी ये है कि हम पॉलिटिक्स में होते हुए भी नॉन पॉलिटिकल ऑनेस्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे परिवार से आने वाले लोग हैं। तो हम जनता को ये भरोसा देने की बार बार कोशिश कर भी रहे हैं, जनता भी भरोसा कर रही है कि हम उन एस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस के जैसे लोग नहीं है जो हर वक्त सिर्फ अपनी पोजीशन और अपनी पावर के चक्कर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम पीपल सेंट्रिक पार्टी है, पीपल सेंट्रिक एस्पायरिंग लीडर है, आप मान लीजिए, तो वही हमारी यूएसपी है। So how in these elections जो अब आने वाले हैं, how do you feel कि ये money power, यूपी का इलेक्शन देखिए, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद अच्छी फाइट थी, अखिलेश यादव को हर 100 सीट मिली, they did better than before, पर बाद में वही बात, मनी पावर, रिगिंग, वही बातें फिर से, they raised the same issues। तो इस बार आप लोग किस तरीके से मनी पावर और पॉसिबल रिगिंग ऑफ ईवीएम्स और ये जो इश्यूज हैं जो हमेशा सुनते रहते हैं, इनको कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, इतने सालों से यही तो होता आया है, मनी पावर, मसल पावर और सत्ता का पावर, इन सबको जोड़ करके बार बार चुनाव जीता गया है। हम तो यही चाहते हैं कि इसी को बदलना है और इसी को बदलने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि ओवर द नाइट सारी चीजें बदल जाएगी, लेकिन इसको बदलने की कोशिश 2013 से लेके, ये समझ लो जब पार्टी एस्टेब्लिश हुई तब से लेके आज तक लगा कोशिश हुई है कि राजनीति में, चुनाव में सत्ता की ताकत को, पैसों की ताकत को और हाथ की ताकत को कम किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स किया जाए। तो गुजरात में भी काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी को हारने का डर अभी से बहुत सता रहा है और क्योंकि किसी भी हाल में वो गुजरात गंवाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब जनता तय कर लेती है कि इस बार किसी अच्छे आदमी को मौका देना है, तब पैसे की ताकत काम नहीं आती। हम पूरे प्लानिंग के साथ अभी आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। गांव गांव तक हमारा मैसेज, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारे पार्टी की लीडरशिप को और हमारे विजन को पहुंचा रहे। हमने काफी वेरियस प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट आज तक कर दिए हैं, आगे भी कर रहे हैं, जिसमें रैलियां होती है, सभाएं होती है, पदयात्राएं होती है, बाइक यात्राएं होती है और भी कई तरह के यहाँ की ट्रेडिशन के हिसाब से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो करते हुए अभी हम सारी विधानसभाओं तक हमारा मैसेज पहुंचाने में सक्सेस रहे। आने वाले दिनों में हम हमारा विजन और गुजरात को लेकर के हमारी सोच भी लोगों तक पहुंचाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार मसल पावर, मनी पावर, सबके सामने जनता का पावर स्टैंड करेगा, जीतेगा। तो ये पंजाब में आजकल एक टेंडेंसी है दैट पीपल लाइक टू नो कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। पंजाब में भी काफी एक पॉइंट आया जब मान को अनाउंस किया गया। तो अभी तक आपके गुजरात का वी हैव नो आइडिया कि कौन लीड करेगा एंड विल देयर बी अ चीफ मिनिस्टर फेस बिफोर द इलेक्शन? नहीं, लेकिन अभी तो चुनाव भी कहाँ आया है। जब चुनाव नहीं है तो कौन चीफ मिनिस्टर, कैसे, क्यों बनेगा? चीफ मिनिस्टर तो तब डिक्लेयर होता है ना कि जब चुनाव होता है। तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। Frame the question. Do you believe that there should be a chief minister candidate to take the party into the elections? कि बिना उसके party can do that well also. देखिए, हर प्रदेश, नहीं सुनिए, इसमें मेरा ये मानना है कि हर प्रदेश की अपनी अपनी एक सोच होती है जी। जैसे बीजेपी देख लीजिए, और स्टेट में बीजेपी सीएम का चेहरा दिखाती है, गुजरात में नहीं दिखाती है। तो हर स्टेट के आधार पे, पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे, एक्सेप्टेंस के आधार पे, लोगों के मानने न मानने के आधार पे काफी चीजें डिपेंड करती है। तो इसमें कोई छोटा सा सिंपल सा आंसर में यस और नो में दे दूं, मुझे नहीं लगता है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें इसको रिलेट करती है और मल्टी डायमेंशनल वे में हमें देखना पड़ता है चीजों को, तब जाके समझ सकते हैं कि ये इसको किस तरीके से लिया जाए। इनएक्सपीरियंस पार्टी का जो है वो कितना, हाउ मच ऑफ अ हर्डल इज दैट? कि वो क्या हर्डल है या क्या वो आपके बेनिफिट पे चलता है कि द पार्टी इज न्यू, डजंट नो इनफ बट इज अ गुड पार्टी, वो ज्यादा चलता है कि इनएक्सपीरियंस का भी
baggage आप पे, is it attached to you? इनएक्सपीरियंस क्या होना है, मतलब राजनीति में कौन सीख के आ रहा है, इवन जर्नलिज्म में कौन सीख के आ रहा है। सब लोगों का देखो सीखना होता है ना, जन्मते है जब आदमी तब सीखता है, सीखते 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 बड़ा हो जाता है, अंत में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो पूरी जिंदगी भर सीखना ही सीखना है। इनएक्सपीरियंस जैसी कोई चीज नहीं है, जो भी चीज है वो नियत है। अब इन बीजेपी कांग्रेस वाले तो इतने सालों के एक्सपीरियंस पर्सन है, इनके बीजेपी कांग्रेस के पास ऑलमोस्ट 125 साल का एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, पार्टी चलाने का। कांग्रेस बीजेपी के पास समझ लीजिए ऑलमोस्ट 80 साल का एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, संगठन चलाने का। तो इनके एक्सपीरियंस से देश की जनता को क्या मिल गया? अगर इनके एक्सपीरियंस से जनता को कुछ नहीं मिला है तो फिर इन एक्सपीरियंस की बात ही कहां से आ गई? एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस हो तो आदमी बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ नियत चाहिए, जो नियत आज तक बीजेपी और कांग्रेस में दिखी नहीं है। हमारे पास चाहे अनुभव कम होगा लेकिन सीखने का जुनून भी है और कुछ करने की नियत भी है। तो जब हमें कुछ पोजीशन मिलेगी तो हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। इस देश के पढ़े लिखे नई पीढ़ी के युवा हैं और इस देश के युवाओं की एक क्षमता पे हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो आदमी जब काम करता जाता है तब मिलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। राइट। मैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सफर में हैं, तो जस्ट क्विकली एंड ऑब्वियस। नो इश्यू, कोई बात नहीं। आप अभी जब बैठे ही है तो आप जो भी बात करना चाहे। नो एक्सीलेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन, स्लाइटली नाइस, स्टूपिड, हाउ मेनी सीट्स वुड यू थिंक आज के वक्त में अगर इलेक्शन हो तो हाउ वुड आप डू? अब वो आप कहेंगे गवर्नमेंट बनाएंगे, वो सब तो ठीक है, बट जनरली आपके एरियाज कौन से स्ट्रांग हैं एंड एग्जैक्टली हाउ वेल डू यू थिंक यू कैन डू? देखिए, हम पूरे गुजरात में कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है किसी नंबर में बोलने का कोई तुक बनता है, क्योंकि ना जनता का आशीर्वाद है। जनता चाहे सारी की सारी दे दे, जनता चाहे सारे के सारे सीटों का डिपॉजिट ले ले। मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि इतने नंबर में सीटें आएगी? भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा विजन है और बहुत अच्छा होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आज तक जो पूरे देश की राजनीति में नहीं हुआ होगा वो गुजरात में अच्छा होगा, हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म रहा है और दिल्ली में तो हम लोग काफी सुनते हैं और कॉन्स्टेंटली सुनते हैं कि केजरीवाल जी इज बिकमिंग इट्स अ वन पर्सन पार्टी, और आई मीन दिस इज अ कनाट जो और पॉलिटिशियंस भी और जर्नलिस्ट भी कहते हैं दैट ही इज अ वन पर्सन पार्टी, इट्स अथॉरिटेरियन, अंदर इतनी डेमोक्रेसी नहीं है जितना लगता है, एटसेट्रा। तो इसके बारे में जो लोग पार्टी के अंदर शामिल ही नहीं है उसको कैसे पता है इटर्नल डेमोक्रेसी है नहीं है? अब जो अगर उनको आप कहें नहीं, अगर देखिए, अगर किसी चाय की दुकान पे बैठने पूरी जिंदगी भर क्रिटिसिज्म ही करना है तो कर ले, ये तो अच्छी बात है, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, इसमें क्या बुराई है। पार्टी के अंदर मैं हूँ, पार्टी के अंदर हजारों लोग हैं। अगर इटर्नल डेमोक्रेसी नहीं है तो पार्टी इतनी आगे क्यों बढ़ रही है? पूरे देश में पार्टी क्यों फैल रही है? दिल्ली से शुरू हुई पार्टी आज पंजाब में सरकार क्यों बना पाई? क्यों गुजरात में सूरत जैसे सबसे बड़े कॉरपोरेशन में विपक्षी पार्टी बन के बैठी है? क्यों अदर स्टेट में भी इतना विशाल संगठन लेके खड़ी है? तो जिन लोगों को पार्टी के अंदर की चीजें मालूम ही नहीं है वो कैसे तय कर पाएंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी है कि नहीं है? सब है पॉलिटिक्स में जी। और गुजरात में 213 से आज मतलब 9-10 साल में कितना फर्क आया है आपके बेस में इन गुजरात? नहीं, समझा नहीं। नहीं, मतलब 2013 को अराउंड दैट टाइम आप हैड एंटर्ड गुजरात और काफी जोश से कैंपेन वगैरह किया था, और अब 9-10 साल होने को है, तो आप लोग का बेस कितना एक्सपैंड किया है? आज आप कितनी हाउ सॉलिड? आज बिल्कुल आज हम गुजरात की राजनीति में पहले 2 प्लेयर हुआ करते थे, आज टोटल 3 प्लेयर है। तो हमारा इतना स्पेस तो बना हुआ है। आज बीजेपी जो है वो कांग्रेस को अपना ऑपोजिशन मानती ही नहीं, वो अपना कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी को मानती है। इसका मैं ताजा उदाहरण दूं, आज तक बीजेपी के इतिहास में कभी किसी बीजेपी के लोगों ने टोपी नहीं पहनी थी सर पे।
गुजरात में जैसे आम आदमी पार्टी ताकतवर हुई, हर जिले तक पार्टी पहुंची, हर ब्लॉक तक पहुंची, हर गांव तक पहुंची, लाखों लोग आम आदमी पार्टी की कैप पहन के गर्व महसूस करने लगे, तो बीजेपी को भी लगा कि इसको काउंटर करने के लिए एक और तरीका भी चाहिए। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज से पहले तो बीजेपी के लोगों के सर पे हमने टोपी नहीं देखी इतने सालों में, अचानक से कहां आ गई? तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी न केवल दिल्ली में, न केवल पंजाब में, न गुजरात में, पूरे देश में एक उम्मीद बन के बहुत ताकतवर रूप में उभर के बाहर आ रही है। और ये खुद बीजेपी दिखा रही है। अगर बीजेपी, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी का हूं, मैं मेरी पार्टी के बारे में कितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर लूं वो तो ऑब्वियस हो गए। लेकिन आज अगर देखें कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, ट्रांसफर्स की, पोस्टिंग की, सारी बीजेपी की केंद्र सरकार ने ले ली। जैसे पंजाब में सरकार आई तो चंडीगढ़, क्योंकि नेशनल टेरिटरी है, चंडीगढ़ के सारे लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर सरकार ने ले लिया। जैसे गुजरात में हमारे कुछ साथी चुन करके आए तो ऑपोजिशन की काफी पावर घटा दिए। तो वो लोग, अगर हम कमजोर हैं, हम ताकतवर नहीं है, हमारी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो क्यों डरते हैं हमसे बीजेपी वाले? क्यों ये सारी ये खेल क्यों हो रहा है? क्यों हमारे हमारे पार्टी के नेताओं को डराए धमकाने के लिए सारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? तो मेरे कुछ कहने न कहने से पार्टी में ठीक है, बीजेपी खुद स्वीकार कर रही है, बीजेपी मान रही है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में ताकतवर पार्टी है और पूरे देश में आगे बढ़ रही है। चलिए, so on that note, I think we will end this conversation. Thank you so much, Mr. Talia, or we will see you in the campaign. Thank you. Aam Aadmi Party says that it is the third opposition force in Gujarat, along with the BJP and the Congress Party. It is hoping now to have acquired the kind of ground that will make it a formidable rival in the forthcoming elections in the state. Let us see what happens. But that was Gopal Italia, who is the president of AAP and seems to have considerable clarity on the issue. Thank you.